हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सिविक्स या पॉलिटिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये सभी आपके स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। अगर आपने ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में जो है पक्का है कि सारे मार्क्स आप गेन करके आ जाएंगे। बस आप इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने हैं। तो सबसे पहला है आपका बेल्जियम एंड श्रीलंका। ये बेल्जियम एंड श्रीलंका के आपको पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देन हमें पढ़ना है मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका एंड अकोमोडेशन इन बेल्जियम एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे और साथ ही आप जो है इनका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इंटेलिजेंस की बात करें पावर शेयरिंग की, वैसे अगर आपके माइंड में एक आइडिया क्वेश्चन हो रहा होगा कि व्हाट इज़ पावर शेयरिंग, तो पावर मीन्स जो पावर तो पावर है, ठीक है। शेयरिंग यानी उसका शेयर करना। तो पावर का शेयर कैसे करना चाहिए, कैसा पावर, यहाँ पे किस टाइप के पावर की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो पावर की बात की जा रही है ये एक पूरे कंट्री के पावर की बात की जा रही है। जैसे आपको पता है कि एक कंट्री को चलाने के लिए पावर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब वो पावर किसके पास होगी, या तो राजा के पास होगी, और अगर वो कंट्री डेमोक्रेटिक है तो फिर वो जो पावर होगी वहाँ पर क्या होगी कि जो वहाँ पर उस टाइम का जो भी लीडर है उसके पास होगी, ठीक है। तो अगर इंटेलिजेंस की बात करें पावर शेयरिंग में, तो वैसे इंडिया में भी जो है वो 3 टाइप की शेयरिंग होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। तो एन इंटेलिजेंट sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of democracy. डेमोक्रेसी के डिज़ाइन के लिए अगर पावर शेयरिंग का फॉर्मेट ऐसा होगा तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। और आपको जो है ये जो शेयरिंग है पावर की, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर समझना है कि कैसे की जाती है, कैसे पावर शेयरिंग होती है और इसका आइडिया कहाँ से आया, ठीक है। देन आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं पावर शेयरिंग के, बेल्जियम की पावर शेयरिंग और श्रीलंका की पावर शेयरिंग। ये दोनों ही कंट्रीज़ में जो पावर की शेयरिंग है उनका मेथड कैसे था, आज के वीडियो में आपको पहले ये समझना है। देन इन दोनों के एग्जांपल्स को आप लेंगे, फिर कंपेयर करके आप खुद ही समझ जाएंगे कि पावर शेयरिंग कितनी इम्पॉर्टेंट होती है और क्यों ज़रूरी होती है एक कंट्री के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर शेयरिंग इन बेल्जियम, ओके। तो बेल्जियम वैसे कहाँ है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ये यूरोप में है, ठीक है। तो बेल्जियम इज ए स्मॉलेस्ट कंट्री इन यूरोप। इसके एरिया की अगर हम बात करें तो ये क्या है, हरियाणा से छोटा है, स्मॉलर देन हरियाणा स्टेट, ठीक है। अपने इंडिया में जो हरियाणा है उसके हिसाब से इसका जो एरिया है उससे भी छोटा है ये साइज़ में, ठीक है। एंड बॉर्डर वाइज इसके बॉर्डर्स की अगर हम बात करें तो इसके बॉर्डर में नीदरलैंड, जर्मनी एंड लुक्सेमबर्ग है, ठीक है। ये सारे इसके बॉर्डर्स, ये सारे जो हैं कंट्रीज़ इनके बॉर्डर्स को बनाते हैं। जैसे इंडिया का बॉर्डर है, इंडिया के बॉर्डर पे चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह है, ठीक है, वैसे यहाँ पर भी है, ठीक है। और पॉपुलेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है इनका पॉपुलेशन लगभग क्या है 1 करोड़ से ज़्यादा है। एंड कह सकते हैं कि हरियाणा के पॉपुलेशन से जो है हाफ यहाँ पर पॉपुलेशन है, ठीक है। तो अप्रॉक्सली कह सकते हैं कि जैसा हरियाणा है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल या फिर कंपेयरिंग करने के लिए हरियाणा को लिया गया है, तो उससे क्या है लिटिल ओवर 1 करोड़, ठीक है, उसके पॉपुलेशन से लगभग 1 करोड़ है। एंड उस हरियाणा से मतलब आधा है इसका पॉपुलेशन, ठीक है। और ये आपका बेल्जियम है। यहाँ पर क्या है कि बेल्जियम में है कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स ऑफ बेल्जियम। देखिए जो आपका बेल्जियम है यहाँ पर क्या है, आपको स्टार्टिंग समझा देती हूँ कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के लोग रहते थे। डिफरेंट रीजन्स का मतलब है कि कुछ लोग यहाँ पर डच की लैंग्वेज को यूज़ करते थे, देन कुछ लोग यहाँ पर जो है फ्रेंच की लैंग्वेज को यूज़ करते थे, एंड कुछ बहुत ही थोड़े बहुत लोग थे जो जर्मनी बोलते थे। तो और यहाँ पर क्या है कि जैसे
आपका इंडिया है, इंडिया की कैपिटल की बात करें तो आपको भी पता है कि दिल्ली इंडिया की क्या है, एक कैपिटल है। वैसे ही बेल्जियम की कैपिटल जो है वो ब्रुसेल्स है, और वहाँ के लोग जो है वो अलग टाइप के मेजॉरिटी में जो है लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। पूरे बेल्जियम में जो है वो अलग टाइप की मेजॉरिटी है। तो यहाँ पर अगर आपको मैपिंग की बात करें तो मैपिंग से आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ऑरेंज कलर का है ये ब्रुसेल्स है। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो देख सकते हैं ये फ्रेंच स्पीकिंग के लिए है, रेड वाला। एंड जो येलो वाला जो पोर्शन है ये आपका जो है इतने लोग डच स्पीकिंग है, और जो बचे हुए हैं जो यहाँ पे क्रॉस वाला पोर्शन है यहाँ पर जर्मन स्पीकिंग पर्सन्स हैं। तो इस बात को हम समझेंगे एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम के एथनिक कॉम्पोजिशन से इस बात को हम समझेंगे। जैसे हम अगर आपसे कहें, आप एग्जांपल लीजिए अपने इंडिया का, पूरे इंडिया के लोग अगर मेजॉरिटी में देखें तो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ज़्यादातर सभी हिंदी बोलते हैं, ठीक है। उसी में ही अगर कहें कि सपोज़ वहाँ पर अगर दिल्ली है और दिल्ली में मेजॉरिटी में लोग अगर मान लीजिए इंग्लिश यूज़ करते होते और हिंदी वाले लोग वो कम होते, तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स होती। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि बेल्जियम की पूरी कंट्री में जो लोगों के बोलने की जो लैंग्वेज है उसका रेशियो कुछ अलग है, और स्पेशली अगर इसके कैपिटल की बात करें तो उसमें लैंग्वेज को यूज़ करने का रेशियो कुछ अलग रहता है, ठीक है। तो अगर बेल्जियम की पूरी एक सपोज़ ये पूरी एक कंट्री है बेल्जियम, ठीक है, और इस बेल्जियम में 59% लोग जो है वो डच स्पीकर्स हैं, मीन्स दे आर इन मेजॉरिटी, ठीक है, ये मेजॉरिटी में होंगे। एंड ये फ्लेमिश रीजन में आते हैं। किस रीजन में आते हैं? फ्लेमिश रीजन में। और यहाँ पर 40% लोग जो है वो फ्रेंच स्पीकर्स हैं, यानी फ्रेंच को बोलते हैं, और ये जो है वेलोनियन रीजन में आते हैं, और ये क्या है, माइनॉरिटी में है। और बचे हुए जो 1% लोग हैं वो जर्मन स्पीकर हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि डच वाले ज़्यादा हैं और फ्रेंच वाले बहुत कम है। जर्मन की तो बात ही छोड़ दीजिए यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पर एक बात करने जा रहे हैं कि कैपिटल ऑफ बेल्जियम, तो उसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। देन ब्रुसेल्स में जो लोग हैं वो 80% फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि जस्ट अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि पूरे बेल्जियम में जो है 59% लोग डच बोलते हैं, ठीक है, जबकि केवल ब्रुसेल्स में सिर्फ 20% ही हैं जो डच बोलते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या है कि पूरे बेल्जियम में यहाँ पर 40% क्या है, फ्रेंच को यूज़ करते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करते हैं। एंड जो पूरे ब्रुसेल्स में 80% लोग जो है वो यहाँ पर क्या है, फ्रेंच यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे 40 है, यहाँ पे 80 है, और वहाँ 59 है, और यहाँ पे 20 है डच का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक उसकी जो कैपिटल है वहाँ पर जो रेशियो है वो एकदम अलग है, और पूरे बेल्जियम की अगर बात करें तो उसका रेशियो एकदम अलग है। ये वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे इंडिया के लोग वो एक जो उनका रेशियो है वो अलग आ रहा है, लेकिन उसके कैपिटल दिल्ली का जो रेशियो है वो अलग आ रहा है। तो अब आपको भी पता है कि यहाँ पर क्या है कि पूरे बेल्जियम के लोग मेजॉरिटी में डच बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अपने हिसाब से देखा जाए तो डच का ही यहाँ पे पावरफुल होना चाहिए, ठीक है। बट यही प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती है, क्या आती है, तो द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, पूरे बेल्जियम के अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे होंगे तो समझ गए होंगे कि पूरे बेल्जियम में सिर्फ 40% लोग क्या है, फ्रेंच बोलते हैं। तो माइनॉरिटी तो वो उन्हीं की हुई ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल व्हेनेवर डच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज कंपेरेटिवली पुअर एंड नॉन पावरफुल। यहाँ पर जो आपके डच वाले थे वो फ्रेंच के कंपैरिजन में जो है उतने पावरफुल नहीं है, मतलब उतने रिच नहीं है, और उतना ही क्या है, पावरफुल भी नहीं है। जबकि फ्रेंच वाले लोग कम हैं बट वो पावरफुल भी हैं और रिच भी हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s। तो 1950 और 1960 के बीच में यहाँ पर जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स थे उनके बीच में यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट हो जाती है कि हमारे यहाँ पर किसकी मेजॉरिटी है और किसका यहाँ पर क्या होना चाहिए, पावर ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़
वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स, ठीक है। और यहाँ पर ब्रुसेल्स में क्या है, यही जो है जो कम्युनिटीज़ का क्या है, मतलब जो यहाँ पर जो टेंशन है वहाँ पर भी होगा, ठीक है। देन यहाँ पे क्या होता है कि एक अकोमोडेशन होता है इन बेल्जियम। बेल्जियम में अकोमोडेशन क्या होता है कि जो बेल्जियम के लीडर्स हैं वो क्या करते हैं कि वी नीड टू रिस्पेक्ट एवरी कम्युनिटी एंड लैंग्वेज। उन लोगों ने बहुत ही समझदारी का काम किया और काफ़ी समझदारी से उन लोगों ने इस बात को लीड किया और ट्रीट किया कि पूरे भले ही बेल्जियम में जो है वहाँ पर डच और फ्रेंच का रेशियो काफ़ी अलग है, लेकिन हमें दोनों ही लैंग्वेज के लोगों के और दोनों ही कम्युनिटी के लोगों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है 1970s एंड 1933 यहाँ पर क्या होता है, सॉरी यहाँ पर आप जो है 93 कर लीजिए, ये आपका 9 होगा, ठीक है। तो 1970 से 1933 के बीच में यहाँ पर क्या होता है कि बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार सुधार होता है। कितनी बार? 4 टाइम्स, ठीक है। 4 टाइम अमेंडेड, 4 बार होता है, सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग लैंग्वेज के लोग भी इस पूरी कंट्री में क्या है, आराम से एक दूसरे के साथ प्यार से रह सके। ऐसा करने के लिए यहाँ पर जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ पर बेल्जियम के लीडर्स ने उस पर 4 बार क्या किया, सुधार किया। तो चलिए पढ़ते हैं कि चारों बार यहाँ पर कैसे सुधार हुए। फर्स्ट यहाँ पे है, इसका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द एलिमेंट ऑफ द बेल्जियम मॉडल। तो बेल्जियम मॉडल का एलिमेंट क्या है, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्होंने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वहाँ पर जितने भी डच वाले हैं और जितने भी फ्रेंच स्पीकिंग वाले पर्सन्स हैं उन दोनों का जो नंबर होगा मिनिस्टर्स का वो क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा, ना इधर उधर बिल्कुल नहीं, ठीक है। कम और ज़्यादा कुछ नहीं होगा, दोनों इक्वल होगा। तो दिस इज़ नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलैटरली, यानी कि यहाँ पर कहा है कि कोई एक सिंगल कम्युनिटी, यानी या तो अकेला डच या फिर अकेला फ्रेंच स्पीकिंग, अपने से कोई भी यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं ले सकता। कितनी अच्छी बात कही उसने, ये बात सही है, ठीक है। और दोनों को इक्वल समझा। एंड सेकेंड उसने क्या अमेंडमेंट में किया कि मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास बहुत सारी पावर्स दे दी, ठीक है। जैसे कि यहाँ क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो पावर है बट स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी अपनी पावर है। सो द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट सबॉर्डिनेट नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसके थ्रू जो है उसको दबाया नहीं जा सकता, वो अपनी जो है फैसले खुद भी ले सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड यहाँ पे था कि ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और जो ब्रुसेल्स क्या है यहाँ पर दोस्तों, आपको याद होगा कि ये कैपिटल है किसका, बेल्जियम का। तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी वहाँ पर भी इक्वल कम्युनिटीज़ की बनेगी। एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government। देखिए जो आपके ब्रसेल्स में अगर बात करें तो जस्ट अपोजिट है, पूरे कंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कैपिटल है ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की कैपिटल में, जो रेशियो है फ्रेंच और डच का वो जस्ट अपोजिट है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंच वाले यहाँ पर ज़्यादा हैं और जो डच वाले हैं वो क्या है, कम है। जबकि बेल्जियम में डच वाले ज़्यादा हैं और फ्रेंच वाले कम हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर पूरी कंट्री में जब दोनों बराबर हैं तो अगर कैपिटल में दोनों पूरी कंट्री में दोनों बराबर है तो कैपिटल में भी क्या है कि फ्रेंच और डच दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि डच ने जब फ्रेंच को पूरी कंट्री में सपोर्ट किया तो फ्रेंच वाले तो करेंगे ही डच को सपोर्ट, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ब्रुसेल्स में डच और फ्रेंच एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ब्रुसेल्स में क्या है, आपने देखा कि फ्रेंच वाले ज़्यादा हैं और डच वाले कम हैं, ठीक है।
तो फ्रेंच वाले किसको मतलब यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, डच वालों को करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डच वालों ने भी तो सपोर्ट किया पूरी कंट्री में फ्रेंच वालों को, ठीक है। तो इस तरह से दोनों जगह पर ब्रुसेल्स यानी अगर उसके कैपिटल की बात करें बेल्जियम की, तो वहाँ पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है और पूरे स्टेट में मतलब पूरी कंट्री में तो है ही, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट यहाँ पे कहा कि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पर जो है एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी बनेगी। तो ये कैसी होगी कि दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपुल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, चाहे वो डच बोलते हो या फ्रेंच बोलते हो या जर्मन बोलते हो, नो मैटर दे लिव, ठीक है। और कहाँ वो रहते हैं ये इनसे भी कोई मतलब नहीं है। तो एक थर्ड टाइप की भी गवर्नमेंट बनेगी, वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट। और वो किस बेस पर बन रही है, वो लैंग्वेज के बेस पर बन रही है। मतलब कि जैसे कि लैंग्वेज मतलब कि उनका कोई मतलब नहीं कि वो डच फ्रेंच जर्मन कुछ भी बोले, बस वो क्या है गवर्नमेंट बन जाएगी, ठीक है। यानी कि इस तरह से देखा जाए तो जर्मनों का भी, जर्मन लैंग्वेज वालों का भी क्या किया गया, सम्मान किया गया। कहाँ पर, बेल्जियम के पावर शेयरिंग में, ठीक है। then this government has the power regarding culture, educational and language related issues। तो ये जो गवर्नमेंट बनी, कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बन रही है, वो क्या है, वो किस बेस पर बन रही है कि कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पे बन रही है। किस पे, जो लोग मतलब सांस्कृतिक रूप से और शिक्षा के रूप में और लैंग्वेज से रिलेटेड यहाँ पर एक गवर्नमेंट बन रही है। तो इस तरह से देखा जाए तो उन्होंने सबका सम्मान किया बेल्जियम की पावर शेयरिंग ने। सो बेल्जियम मॉडल इज़ कॉम्प्लिकेटेड तो है ही, ठीक है। आपने देखा पूरे बेल्जियम के लोगों में डच का जो है वो ज़्यादा नंबर है स्पीकिंग में और फ्रेंच वाले कम है, जबकि ब्रुसेल्स में उल्टा हो गया उसके कैपिटल में कि यहाँ पर फ्रेंच वाले ज़्यादा हैं और डच वाले कम हैं। तो लेकिन फिर भी क्या है, इट इज़ सक्सेसफुल सो फॉर एंड इट हेल्प द अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज़। दो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों के बीच में किसी भी टाइप का यहाँ पर क्या है, स्ट्राइफ नहीं होगा, ठीक है। कोई भी संघर्ष नहीं होगा, सब एक जैसे हैं यहाँ पर। कॉम्प्लिकेटेड होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या है, सक्सेसफुल है सब। एंड यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर वॉज सेटअप इन बेल्जियम। और बेल्जियम में जो है यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर को सेटअप कर दिया जाता है, ठीक है। तो ब्रुसेल्स वॉज चूजन फॉर यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर। और ब्रुसेल्स जो है, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, उसको एक यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर बना दिया जाता है, जिसका इमेज आपकी बुक में दिया है, ठीक है। वहाँ पर यूनियन हेडक्वार्टर बना है ब्रुसेल्स का, ठीक है। वो पूरे बेल्जियम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं क्या, पावर शेयरिंग इन श्रीलंका। श्रीलंका के पावर शेयरिंग की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। आई होप आपको बेल्जियम की पावर शेयरिंग अच्छी भी लगी होगी और उसको आप समझ भी गए होंगे और इसको नोट्स भी बना लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीलंका के पावर शेयरिंग के बारे में, यानी यहाँ पर जो लोगों की शक्ति है, जो पावर है, वो किस तरह से शेयर हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि दोनों ही कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक है, ठीक है। तो इट इज़ एन आइसलैंड नेशन। जो आपका श्रीलंका है वो एक आइसलैंड है। क्यों है, क्योंकि ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या है, वाटर है, सी वाटर है, ठीक है। यहाँ पर इसी वजह से ये क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि एक आपका आइसलैंड है। आइसलैंड उसे कहते हैं जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, ठीक है। एंड इसके पॉपुलेशन की बात करें तो अबाउट 2 करोड़, सेम एज हरियाणा। हरियाणा के जैसे ही इसकी पॉपुलेशन है, ठीक है। लगभग 2 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है, हरियाणा के जैसे ही। एंड इसकी एथनिक कम्युनिटीज़ ऑफ श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पर ग्राफ में जो मतलब आपको जो मैप में दिया है, ये श्रीलंका का मैप है, इसके अकॉर्डिंग भी आपको समझाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर जो येलो वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर कौन रहते हैं, यहाँ पर सिन्हेलीज रहते हैं, ठीक है। एंड जो यहाँ पर ऑरेंज वाला पोर्शन है, ये वाला ऑरेंज वाले पोर्शन में जो है यहाँ पर आपके श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं। और जो यहाँ पर आपका ये ब्राउन वाला पोर्शन है, यहाँ पर जो आपके इंडियन तमिल्स रहते हैं। एंड जो बचा हुआ है, ये जो यहाँ पे स्पॉटेड है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो मुस्लिम्स रहते हैं। तो बेल्जियम में एथनिक कम्युनिटीज़ की बात करें तो बहुत ही अलग अलग है। यहाँ पर जो आपके सिंघाला वाले हैं, सिंघालीज जो हैं, इनकी मेजॉरिटी बहुत ही ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू श्रीलंकन तमिल, इंडियन तमिल एंड मुस्लिम्स, ठीक है।
तो यहीं पर एक बार हम फिर से क्लियर करते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा होती है। तो सिंघालीस की बात करें तो ये पूरे कंट्री, पूरे श्रीलंका में 74% लोग जो हैं वो क्या हैं, सिंघालीज हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो 18% लोग हैं वो क्या है, तमिल हैं। और तमिल में भी आपको पता है कि दो टाइप के तमिल्स हैं, इंडियन तमिल्स अलग हैं एंड वहाँ पर जो रहने वाले तमिल्स हैं वो अलग हैं, श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है। एंड ये 7% जो है यहाँ पर मूड्स रहते हैं, ठीक है। एंड बचे हुए सिर्फ 1% में जो है यहाँ पे क्या है, मलाय, वेदा, बरगढ़, ये सारे लोग रहते हैं, ठीक है। वहाँ की जो है ये एक कम्युनिटी है ये सारी। तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखने जा रहे हैं कि सबसे पहले आपने खुद समझा होगा कि सिंघाला स्पीकर्स क्या हैं, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिंघाला स्पीकर्स, और कितने हैं, 74%, ये आप याद रखिएगा। एंड द तमिल स्पीकर्स इज 18%। 18% लोग क्या है, तमिल बोलते हैं, और 74% जो है वो सिंघाला बोलते हैं। एमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स, और आपको पता है कि 2 सब ग्रुप्स कौन कौन से हैं, पहला है श्रीलंकन तमिल और दूसरा है इंडियन तमिल। कैसे इनका डिवीज़न हो गया श्रीलंकन और इंडियन तमिल में, क्या इंडिया के तमिल वाले वहाँ पर कैसे आ गए, ठीक है। तो इसको आप समझिए कि जो तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर श्रीलंकन तमिल, जो वहीं पर मातृभूमि में जिनका जन्म हुआ, यानी कि जो सिर्फ वहीं पर बचपन से रहे, ठीक है, वो वहाँ के तमिल होंगे बेसिक। तो वो क्या होंगे, श्रीलंकन तमिल्स होंगे, जिनका जन्म भी श्रीलंका में ही हुआ होगा, ठीक है। बट जो यहाँ पर क्या है, द रेस्ट हुज 4 फादर्स, यानी कि बचे हुए जो तमिल्स हैं, मीन्स जो इंडियन तमिल्स हैं, वो कैसे इंडियन तमिल्स वहाँ पहुँच गए। तो क्या हुआ था यहाँ पे कि इनके जो 4 फादर्स थे केम फ्रॉम इंडिया एज अ प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड कॉल्ड द इंडियन तमिल्स। जब यहाँ पर क्या हो रहा था कि प्लांटेशन हो रहा था, तो इंडिया से बहुत सारे तमिल्स जो हैं वहाँ पर गए थे, प्लांटेशन का काम करने के लिए गए थे। कब गए थे, जब यहाँ पर विभाजन हो रहा था, जब कॉलोनियल पीरियड हो रहा था, ठीक है, विभाजन के समय ऐसा हुआ था श्रीलंका में। तो वहाँ पर जो इंडिया से जो तमिल गए थे उन्हें इंडियन तमिल्स कहते हैं। तो जाहिर सी बात है वो यहाँ से गए हैं वहाँ पर, तो इसका मतलब है कि उनका जो रेशियो होगा, परसेंटेज होगा, वो कम ही होगा, ठीक है, कंपैरिजन टू श्रीलंकन तमिल्स। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिलीजन्स का मतलब धर्म की अगर बात करें, तो जो सिंघाले वाले लोग हैं, सिंघालीज जो हैं, उसमें 70% लोग क्या हैं, बौद्ध धर्म की पूजा करते हैं, यानी वो बुद्धिज़्म है, ठीक है। यहाँ पर जो 7 रिलीजन्स का मतलब ही आप समझते हैं कि धर्म की बात की जा रही है, और श्रीलंका में जो मेजर पोर्शन में जो रिलीजन्स है वो बुद्धिज़्म है, 70% लोग। और बचे हुए यहाँ पे 15% लोग जो है वो हिंदुज़्म है, यानी कि वो भगवान को मानते हैं। एंड यहाँ पर 7% लोग जो है वो इस्लामिक हैं, एंड 8% लोग जो है वो क्रिश्चियन है, ठीक है। तो आप ये रेशियो याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है, बुद्धिज़्म लोग हैं। तो जैसे कि अभी आपने बेल्जियम में देखा था, वहाँ पर भी काफ़ी रेशियोज़ के बीच में डिफरेंस था, ठीक है, लेकिन इनके कंपैरिजन में तो नहीं है, बट वहाँ भी था। बट वहाँ के लोगों ने बहुत ही समझदारी से काम लिया, वहाँ के लीडर्स ने, और वहाँ पर पावर शेयरिंग का डिवीज़न सबके लिए बराबर हुआ था। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि श्रीलंका में भी ऐसा ही होगा? तो चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। और वैसे श्रीलंका में ऐसा नहीं होता है, ये आपको मैं बता देती हूँ पहले से ही, ताकि आप इसको माइंड में अपने रख करके तब पढ़िए, ठीक है। तो क्या होता है कि सिंघाला स्पीकिंग आर बुद्धिस्ट, सिंघाला के लोग क्या है, सभी बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम, ज़्यादातर तमिल जो है वो हिंदू और मुस्लिम थे। 7% लोग जो थे वो क्रिश्चियन थे, जो कि तमिल और सिंघाला दोनों लैंग्वेज को बोलते थे, ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज यूज़ करते थे, यानी क्रिश्चियंस जो थे वो दोनों लैंग्वेज बोलते थे, जबकि सिंघाला वाले जो है वो बुद्धिस्ट थे, एंड जो मोस्ट ऑफ तमिल थे वो हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। तो अब होता क्या है यहाँ पे कि मेजॉरिटेरियनिज्म में मतलब क्या होगा, यहाँ पे श्रीलंका में जो बहुसंख्यकवाद है, ठीक है, काफ़ी लंबा सा सेंटेंस है, मतलब आपका जो ये मीनिंग हो गया, ठीक है। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, यहाँ पे होता क्या है कि किसकी मेजॉरिटी होगी, ठीक है, तो यानी पावर किसके पास जाएगी, यहाँ पर इसके लिए हमसे समझने के लिए कहा गया है। तो इन श्रीलंका में अगर हम बात करें तो मर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948, जैसे इंडिया में हम लोग 1947 को हुए थे इंडिपेंडेंट, ठीक है, वैसे यहाँ पे 1948 में हुए थे श्रीलंकन। देन सिंघाला स्पीकर्स बीइंग मेजॉरिटी कैप्चर्ड पावर एंड स्टार्टेड रनिंग कंट्री।
यहाँ पर क्या है कि जो सिंघाला स्पीकर्स हैं वो मेजॉरिटी में है, 74% है वो, तो पावर उन्हीं के पास चली जाती है और वो ही स्टार्ट करते हैं कंट्री को चलाना, ठीक है। एंड जो तमिल स्पीकर्स है वर नॉट गिवन एनी पावर, उनके पास कोई भी पावर नहीं थी, कोई भी पावर नहीं थी तमिल स्पीकर्स के पास में, सारी पावर सिंघाला स्पीकर्स के पास थी। देन यहाँ पे क्या होता है, In 1956, Sinhala speakers passed an act and declared Sinhala as official language। ठीक है, और 1956 में तो सिंघाला वाले लोगों ने तो अपनी एक एक्ट बना करके सिंघाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना दिया। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवर्ड सिंघाला स्पीकर्स, जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज थी वो सभी सिंघाला बोलने वाले लोगों के ही फेवर में थी। ठीक है, जो लोग सिंघालीज हैं वो सही हैं, जो नहीं है उनको उनसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ऐसा किया गया, ठीक है, यानी कि जस्ट अपोजिट है बेल्जियम के। यहाँ पर ये जो है सिर्फ एक ही कम्युनिटी की यहाँ पर देखभाल की गई, बाकी को ध्यान ही नहीं दिया गया। तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड विच प्रोटेक्टेड एंड प्रोमोटेड बुद्धिज्म। जो नया यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बना उसने सिर्फ और सिर्फ जो है बुद्धिज्म को ही क्या किया, प्रमोट किया और प्रोटेक्ट किया, बाकी को उन लोगों ने ना तो आगे बढ़ाने की बात की और ना ही उनको कोई तरह की सुरक्षा देने की बात की। ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इग्नोर अदर ग्रुप्स, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती थी वो बाकी ग्रुप्स को, यानी कि जो हिंदू थे, जो तमिल्स थे, जो मुस्लिम्स थे, जो क्रिश्चियंस थे, उन सभी को क्या कर रही थी, इग्नोर कर रही थी। ठीक है, कौन, सिंघाला वाले। ठीक है, दे हैव नो इक्वल पॉलिटीज राइट्स, अदर अपॉर्चुनिटीज़ इग्नोर। ठीक है, यहाँ पर उनके पास कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं थी और उनकी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर कर दिया जा रहा था। उनको किसी भी टाइप का जॉब में अगर देखते थे कि वो सिंघालीज नहीं है तो तुमको जॉब नहीं मिलेगी। स्कूल कॉलेजेस में भी बच्चों के साथ ऐसा ही होता था कि जो सिंघालीज थे उनको ज़्यादा लोग प्रेफर करते थे और उन्हीं को ही पढ़ाते थे, बाकी लोग को इग्नोर कर देते थे, चाहे समझ में आए या ना आए। तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इतनी प्रॉब्लम को फेस करने के कारण यहाँ पर तो भाई वॉर तो होना ही होना है, तो उसके पहले एक रिजल्ट देख लेते हैं कि ऐसा इग्नोरेंस करने के कारण क्या होता है श्रीलंका में। तो तमिल स्पीकर्स लॉन्च देयर पॉलिटिकल पार्टीज, तमिल स्पीकर्स ने अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी कि चलो सिंघाला ने तो हमको दिया नहीं कोई भी राइट, तो हम ही अपने से पार्टीज बना देते हैं। एंड देयर डिमांडेड वॉज टू मेक तमिल लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। और उन्होंने कहा कि जैसे आपने सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया वैसे तमिल को भी बनाइए, और उन्होंने कहा भी बनाने के लिए, और कहा कि सबको इक्वालिटी मिले, और किसमें, एजुकेशन में भी और जॉब्स में भी। तो ऐसे डिमांड्स उनने रखी, उन्होंने, किसने, जो बचे हुए लोग थे सिंघाला से, अदर जितने भी कम्युनिटीज़ थे। तो हुआ क्या यहाँ पे कि देयर डिमांड इग्नोर्ड, उनके सारे डिमांड को इग्नोर कर दिया गया, जो भी पार्टीज बनी थी इग्नोर कर दिया गया। तो बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट। ठीक है, तमिल लैंग्वेज में स्टेट को एलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलम। ठीक है, इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पोर्ट्स ऑफ श्रीलंका। यहाँ पर क्या हुआ, 1980 में क्या हुआ कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने क्या किया कि डिमांड किया कि तमिल को एक स्टेट बनाए। ठीक है, अपना वहाँ पर एक नॉर्थ और ईस्ट पोर्शन पे, यानी कि नॉर्थ पोर्ट पे और ईस्ट पोर्ट पे, जो श्रीलंका का नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पोर्ट्स है वहाँ पर क्या होना चाहिए, एक तमिल स्टेट बनना चाहिए, एक तमिल एलम बनना चाहिए। एलम मीन्स स्टेट होता है, ठीक है, तमिल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर क्या है कि अब उनकी सारी बातों को जब सब लोग इग्नोर कर दिए तो क्या होगा, सिविल वॉर तो स्टार्ट होगा ही होगा, सबके बीच में होता है, होगा ही यहाँ पे भी। तो क्या हुआ, अब ज़्यादा देर तक लोगों को इग्नोर करके रख नहीं सकते। ठीक है, तो सिविल वॉर स्टार्टेड बिटवीन देम एंड द वॉर एंड इन 2009। सोचिए ये जो वॉर है वो लास्ट में अभी जो है 2009 में जाकर के ख़त्म हुआ, इनके बीच में कितने दिन से ये वॉर चलता है। देन यहाँ पर होता क्या है, इस वॉर का रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट्स ऑफ सिविल वॉर इन श्रीलंका। क्या होगा रिजल्ट, आपको भी पता है, लड़ाई होगी तो लोगों की जानें तो जाएंगी ही। ठीक है, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड। ठीक है, लगभग यहाँ पर सैकड़ों मतलब हज़ारों लोग मारे गए। मैनी पीपल हैड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज, बहुत से लोगों ने तो अपनी कंट्री जो है रिफ्यूज़ी के रूप में छोड़ दी। व्हाट इज़ रिफ्यूजीज, रिफ्यूजीज का मतलब ये होता है कि अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर क्या कर लेना, शरण ले लेना, वहाँ पर जाकर रहने लग जाना ही क्या है, रिफ्यूजीज है। ठीक है,
तो जैसे कि हमारे इंडिया में सिंध प्रांत के लोग आए थे रिफ्यूज़ी बन के, ठीक है, जो सिंधीज़ हैं वो सभी रिफ्यूज़ीज़ होते हैं, ठीक है। द सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो सिविल वॉर की होने की वजह से जो आपका जो श्रीलंका है वो सभी तरह से कल्चरल इकोनॉमिक रूप से और सोशल रूप से क्या हो गया, बहुत ही पीछे हो गया, बहुत ही पीछे चला गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है कि व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। क्या आपको समझ में आ रहा है? मेनली आप भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है, सोचिए, थोड़ा सा माइंड लगाइए कि बेल्जियम में क्या हुआ था। वहाँ के लोगों ने तो समझदारी का काम किया, बट श्रीलंका के लोगों ने क्या किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो इस वजह से कौन बेस्ट हुआ, बेल्जियम ही हुआ, ठीक है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो चलिए पढ़ते हैं कि बोथ कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक, दोनों ही कंट्री डेमोक्रेटिक थी, चाहे वो बेल्जियम हो या श्रीलंका। येट फिर भी दे डील्ड विद द पावर शेयरिंग डिफरेंटली, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पावर के शेयर को जो है अलग अलग तरीक़ों से क्या किया, शेयर किया, ठीक है। पावर को बहुत ही अलग तरीक़ों से शेयर किया। बेल्जियम में तो अच्छे से किया, बट श्रीलंका में जो है पावर शेयरिंग अच्छे से नहीं हुई। आपने भी देखा कि सिर्फ एक कम्युनिटी के लोगों को ही ज़्यादा मेजॉरिटी दी गई यहाँ पे। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज़ पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स। बेल्जियम के लोगों ने, वहाँ के लीडर्स ने इस चीज़ को फील किया कि कोई भी कंट्री जो है वो तभी वहाँ पर क्या करेगी, मतलब कि आगे बढ़ेगी जब वहाँ पर डिफरेंट के कम्युनिटीज़ के लोगों को, डिफरेंट रीजन्स के लोगों को रिस्पेक्ट देंगे, उनकी फीलिंग्स को समझेंगे, ठीक है। Such a realization resulted in mutually acceptable arrangements of for sharing power। तो इस तरह का जो है जो भी रियलाइजेशन है, समझना है लोगों को, वो क्या है, एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स बनाता है एक पावर शेयरिंग का। लेकिन आप देख सकते हैं कि श्रीलंका शोज अस अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल, जबकि श्रीलंका उसका जो है जस्ट उसका विरोधाभास यानी कि अपोजिट जो है वहाँ पर रिजल्ट शो करता है पावर शेयरिंग का। तो यही एक यहाँ पर हमको एक तरह का लर्न मिलता है, सीखने के लिए मिलता है। एंड वाई पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, पावर शेयरिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है, क्यों होती है, ठीक है, क्यों होती है। तो पावर शेयरिंग इज रिड्यूसेस चांसेस फॉर कॉन्फ्लिक्ट एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जब तक पावर शेयरिंग नहीं होगी तब तक लोगों के जो अलग अलग, आपको भी पता है किसी भी कंट्री में सिर्फ एक ही जाति के लोग नहीं रहते, वहाँ पर बहुत सारे वहाँ पर रिलीजन्स के लोग रहते हैं। तो सभी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसके लिए पावर की शेयरिंग भी क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी में होनी चाहिए। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आप चाहते हैं कि ना वहाँ पे जनरेट हो, तो उसके लिए पावर की जो शेयरिंग होनी चाहिए वो सभी जगह पे बराबर होनी चाहिए उस कंट्री में। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। और जब सब लोग खुश रहेंगे, सब इक्वल रहेंगे, तो वो कंट्री भी बहुत ज़्यादा डेवलप करेगी, ठीक है। तो एंड यहाँ पे क्या होता है, देयर इज़ अ सेकेंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसीज। पीपल हैव अ राइट टू बी थिंक्ड ऑन नाउ दे आर ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, ठीक है। पीपल ये चीज़ जो है सोचने लगते हैं कि वो किस तरह से जो है वहाँ पर गवर्न कर रहे हैं, यानी किस तरह से वहाँ पर शासन हो रहा है। इस चीज़ के लिए पावर शेयरिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है अब हम पढ़ने जा रहे हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं पावर शेयरिंग से पहले। आपके बुक में ही दिया है कि पावर शेयरिंग का मतलब होता है डिवाइडिंग पावर एंड इसका मतलब होता है कि वीकनिंग द कंट्री। तो क्या ये सही है, ठीक है। आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या ये सही है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू दीजिएगा, ठीक है। ज़रूर बताइएगा कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या किसी कंट्री के पावर को वीक करना होता है। तो हिंट भी दे देती हूँ आपको कि आप देख चुके हैं कैसे कि पावर शेयरिंग जो बेल्जियम में हुई थी, वहाँ पर जो पावर शेयरिंग हुई थी, तो उससे क्या है कि डेवलपमेंट ही हुआ, ठीक है। और इसमें जो हुआ वो नहीं हुआ, ठीक है। श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ था। तो इस तरह से आप जो इसका आंसर मुझे दे सकते हैं। तो ये जो है, आप एक चीज़ और समझिए कि पुराने टाइम में जो भी किंग्स होते थे, राजा लोग होते थे, वहाँ पर जो पावर शेयरिंग होती थी वो सिर्फ एक लोग के पास होती थी, यानी वहाँ पर पावर का शेयर होता ही नहीं था, ठीक है। यानी पहले टाइम पे पावर की शेयरिंग थी ही नहीं। आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन में चीज़ देख चुके होंगे लुई 16 के साथ। देन वहाँ पे जब पावर की जब शेयरिंग नहीं हुई, तो किस तरह से वहाँ पर लोगों ने जो है डेमोक्रेटिक की डिमांड की और पावर को शेयर किया गया। एंड लास्ट में वहाँ पे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वहाँ पे भी जो है फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको, आई होप आंसर तो मैंने दे ही दिया है, बट इसका जो है एक सीक्वेंस पे में भी आंसर आप मुझे लिख कर देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है।
देन यहाँ पर क्या होता है कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग या हाउ पावर इज शेयर्ड। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि पावर कैसे शेयर की जाती है या पावर के शेयर होने का तरीका क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बारे में आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, फेडरलिज्म में आप समझ जाएंगे इस चीज़ को डिटेल से। तो पहले यहाँ पर इस चीज़ को समझ लेते हैं कि किन किन तरीक़ों से पावर को शेयर किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, among government at different levels, among different social groups, among political parties, pressure groups and movements। पावर शेयरिंग करने के मेनली 4 मेथड्स होते हैं। कितने? 4 मेथड्स, ठीक है। आपके एग्जाम में अगर आएगा तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं उसमें। तो सबसे पहले मेथड को जा रहे हैं हम लोग पढ़ने की, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जो पावर की शेयरिंग है वो सभी डिफरेंट ऑर्गन्स में हो रही है, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में हो रही है। एंड इस टाइप के पावर शेयरिंग को आप हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, ठीक है। ये इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, जो ऐसी वाली लाइनिंग होती है, आपको भी पता है उसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, द हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो इसका मतलब कि पावर का जो सेपरेशन है वो ऐसे इस फॉर्म में होगा, ठीक है। यानी दोनों तरफ से आप देख सकते हैं इक्वल। सबसे पहले यहाँ पे जो है यहाँ लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर, ये जो शेयरिंग होगी पावर की वो सभी के लिए इक्वल होती है। ये जो पावर शेयरिंग है ये सभी में बराबर होती है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देखने जा रहे हैं कि इस वाले में क्या है कि ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स, ठीक है। इसमें जो हर एक ऑर्गन्स हैं, यानी कि यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव है वो एग्जीक्यूटिव के पावर को चेक करता है, जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटिव के पावर को, लेजिस्लेटिव जो है वो जुडिशियल को, एंड जुडिशियल जो है लेजिस्लेटिव को, एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशियल को, एंड जुडिशियल भी एग्जीक्यूटिव को। यानी सभी तीनों एक दूसरे के पावर को क्या करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है, किसमें क्या कमी है। और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, शेयर करते हैं, एंड उसको सुधारने का क्या करते हैं, वहाँ पर जो है कुछ तरीका ढूंढते हैं। तो ये क्या है, दिस रिजल्ट्स, इससे क्या होगा, इन अ बैलेंस ऑफ पावर शेयरिंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। तो इस तरह से पावर की जो शेयरिंग होगी वो सभी में बैलेंस होगी। जो भी प्रॉब्लम होगी एक में अगर कम या दूसरे में ज़्यादा होगी तो फिर बाद में जब वो चेक करेंगे तो सब में इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह के बैलेंस सिस्टम को हम कहते हैं चेक एंड बैलेंस, ठीक है। तो ये जो पावर शेयरिंग है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, मेनली आप लिख सकते हैं कि दिस इज अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, ठीक है। ये चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। एंड सेकेंड है आपका पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट एट लेवल्स, ठीक है, गवर्नमेंट्स एट लेवल। यहाँ पर जो पावर की शेयरिंग होगी वो डिफरेंट गवर्नमेंट्स के लेवल्स में होगी। यहाँ पर लेवल्स, अभी हॉरिजॉन्टल में आपने लेवल्स की बात ही नहीं की, यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट्स में जो है यहाँ पर लेवल की बात की जा रही है। तो इसके कारण इस टाइप के जो यहाँ पर पावर शेयरिंग होती है उसको हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं। आपको भी पता है वर्टिकल का मतलब जो खड़ी खड़ी लाइनिंग होती है, जो ऐसे सीधी सीधी होती है, उसे वर्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो ऐसा सीधा सीधा ही होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले एक यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, देन उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट होती है, देन उससे भी नीचे क्या होती है, म्यूनिसिपालिटी की गवर्नमेंट होती है, देन उसके बाद यहाँ पर पंचायत की गवर्नमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो ये थर्ड है और आपका ये वाला पंचायत वाला फोर्थ पॉइंट है, यानी पंचायत वाला जो सिस्टम है वो सबसे नीचे आता है। तो यहाँ पर क्या है, दिस इज फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, और ये आप जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फेडरलिज्म में, ठीक है। एंड पावर इज शेयर्ड एट डिफरेंट लेवल्स। यहाँ पर जो पावर की शेयरिंग है वो डिफरेंट लेवल्स में हो रही है, यानी 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, इस तरह के लेवल्स यहाँ पे क्या है बनते जा रहे हैं। तो अब हम थर्ड यहाँ पे पढ़ेंगे, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग यहाँ पर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में हो रही है। तो अगर आपको याद हो गया होगा तो समझ गए होंगे कि बेल्जियम में जो भी पावर शेयरिंग हुई थी वो कुछ इसी टाइप की हुई थी, ठीक है। वहाँ पे अलग अलग, वहाँ पे क्या आपने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल तो नहीं पढ़ा, ठीक है, ना ही मैंने पढ़ाया अभी। आपने वहाँ पर यही समझा ना कि वहाँ पर जो सोशल ग्रुप्स थे उन सभी में पावर शेयर हुआ था इक्वली, ठीक है। तो इस तरह का जो होता है वो इस तरह का पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आपका बेल्जियम में है, ठीक है। तो शेयरिंग पावर बिटवीन वेरियस रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ पे जो है अलग अलग धर्म के, अलग अलग यहाँ पर लैंग्वेज के जो भी पर्सन्स हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर पावर की शेयरिंग होती है, जैसे बेल्जियम में हुई थी। एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट, ठीक है।
तो अब हम फोर्थ वाला टाइप पढ़ने जा रहे हैं कि पावर इज शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। यहाँ पर जो पावर की शेयरिंग होगी वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में होगी, प्रेशर ग्रुप्स में होगी एंड मूवमेंट्स यानी आंदोलनकारियों के बीच में होगी। तो यहाँ पर होता क्या है कि पावर शुड ऑल्सो बी शेयर्ड बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। यहाँ पर पावर की शेयरिंग जो होती है वो कुछ इस टाइप से होती है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ प्रेशर ग्रुप्स एंड कुछ मूवमेंट्स यानी कि जो मूवमेंट्स करते हैं उन लोगों में होती है। सो दैट पॉलिटिकल पार्टी विच इज़ रनिंग द गवर्नमेंट डू नॉट हैव अनलिमिटेड पावर। यहाँ पर क्या है कि किसी एक गवर्नमेंट के पास जो है अनलिमिटेड पावर नहीं होती है, ठीक है, सब में यहाँ पर भी बटी होती है। एंड इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस पार्टीज ऑफ पावर्स। और हमारे यहाँ भी ऐसा भी होता है भी है कि जो यहाँ सिटीजन्स होते हैं वो अपनी जो है इच्छा से, अपने विल पावर से, अपने विल से मतलब क्या कर सकते हैं कि इस पॉलिटिकल पार्टी को चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे इंडिया में भी इसकी क्या है, छूट दी गई है। तो इस तरह की पावर शेयरिंग का लगभग आपको अपनी इंडिया में देखने को मिलेगा। एंड जो है मेनली जो पावर शेयरिंग होती है हमारे यहाँ इंडिया में वो डिफरेंट लेवल्स वाली होती है, जो सेकंड आपने पढ़ी थी, तो आपको वो सेकंड चैप्टर में पढ़ना है जिसे आप फेडरलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है वो क्लोज हो जाता है। एंड यहाँ पर आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और वीडियो को जो है आप दोबारा देख कर के भी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, और जो प्रॉब्लम्स हो आप पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पर आप फाइनली यही समझे होंगे कि पावर की जो शेयरिंग होती है वो क्यों ज़रूरी होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो बेल्जियम है वो बेस्ट है। देन यहाँ पर आप नेक्स्ट चैप्टर में भी उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, फेडरलिज्म के बारे में, यानी कि जो आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।